नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की ई क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के टॉपिक कृषि क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कृषि क्रांति के प्रारंभ होने के क्या कारण थे, किन किन क्षेत्रों में मुख्यतः कृषि क्रांति हुई तथा इसका क्या प्रभाव पड़ा। इन तीन पक्षों में कृषि क्रांति की चर्चा की जाएगी। इससे पहले कि हम इसके बारे में चर्चा करें, पहले हम कृषि क्रांति के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं, अर्थात कृषि क्रांति थी क्या। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड तथा यूरोप में कृषि करने के ढंगों में वैज्ञानिक पद्धति से जो सामूहिक परिवर्तन हुए उन्हें कृषि क्रांति कहा जाता है। इन सामूहिक परिवर्तनों में मुख्य थे खेतों की बाड़ाबंदी व चकबंदी करना, बदल बदल कर फसलें बोना, खेतों में मशीनों तथा नए बीजों का प्रयोग करना तथा पशुओं की नस्लों में सुधार होना। इन सारे परिवर्तनों को ही सामूहिक रूप से कृषि क्रांति कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कृषि क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई 1700 ईस्वी के आसपास तथा विकास की यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के अंत तक चलती रही। इंग्लैंड के पश्चात कृषि क्रांति यूरोप के अन्य देशों में हुई। तो छात्र याद रख सकते हैं, कृषि क्रांति व औद्योगिक क्रांति दोनों क्रांतियां सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में इसका विकास होता गया। कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया था। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने कृषि क्रांति को सक्षम बनाया, जिसके कारण कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति के उद्भव होने का सबसे मूल कारण था प्राचीन कृषि व्यवस्था का दोषपूर्ण होना। यदि यह व्यवस्था दोषपूर्ण नहीं होती तो कृषि क्रांति संभव नहीं थी। इस व्यवस्था में कुछ ऐसे दोष थे जिन्हें दूर करना आवश्यक था। इसके दोषों में जैसे किसानों के खेत बहुत छोटे छोटे और बिखरे हुए होते थे, जिसके कारण इन छोटे खेतों की बाड़ाबंदी संभव नहीं थी तथा जो पशु होते थे उनसे रक्षा करने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा किसानों में खेतों की सीमा संबंधी आपसी झगड़े भी होते रहते थे। फिर इन खेतों में जो खेतों का आकार तो छोटा होता ही था, इसके साथ साथ उस समय खेती करने के जो तरीके थे और जो औजार थे वो भी प्राचीन ढंग के थे। जैसे जो हल होते थे उसमें लोहे के फाल नहीं होते थे जिससे कि जमीन को गहराई तक खोदा जा सके। आर्थर यंग ने यह कहा है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की कृषि अवस्था 10वीं शताब्दी से ऊपर नहीं उठ पाई थी। अर्थात फ्रांस में जो कृषि की अवस्था थी 18वीं शताब्दी में वो 10वीं शताब्दी के समान थी। इसके अलावा एक दोष था प्रतिभूमि, यानी भूमि को छोड़ देना। किसान क्या करते थे कि भूमि की उत्पादन शक्ति को बनाए रखने के लिए उसका लगभग 1/3 भाग प्रत्येक वर्ष खाली छोड़ दिया जाता था तथा शेष भाग पर खेती की जाती थी। प्रतिभूमि छोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि इससे काफ़ी भूमि न केवल कृषि से वंचित रह जाती थी, अपितु जो खेत खाली छोड़े जाते थे उसमें खरपतवार के रूप में घास और पौधे उग जाते थे, जो खेत में बोई फसलों के लिए भी हानिकारक होते थे। इसके अलावा किसानों ने पशुओं और भेड़ों की नस्ल सुधारने की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया।
फिर यूरोप में काफ़ी भूमि ऐसी थी जो व्यर्थ और बंजर थी। इस भूमि को भी कृषि योग्य बनाने के प्रयत्न नहीं किए गए थे। तो एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि यूरोप में, इंग्लैंड में किस प्रकार से प्राचीन कृषि व्यवस्था प्रचलित थी। इस व्यवस्था को दोषों को दूर करना जरूरी था। धीरे धीरे इस क्षेत्र में कार्य होना शुरू हुआ, जिसमें था कि कृषि उत्पाद के नए ढंगों का प्रचार, अर्थात कुछ विद्वान व्यक्तियों ने कृषि के पुराने ढंगों की त्रुटियां बताई तथा किसानों को अधिक उपयोगी ढंग से, यानी अच्छी खाद का प्रयोग करने के लिए, भूमि पर फसलें बदल बदल कर बोने के लिए, उनके बारे में उनको जागरूक करना शुरू किया। कृषि व्यवस्था के नवीनतम और सर्वोत्तम ढंगों का प्रचार पहले एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए रॉबर्ट वेस्टर्न, उन्होंने इसका प्रचार किया। लेकिन कृषि व्यवस्था के नवीनतम और सर्वोत्तम ढंगों का प्रचारक आर्थर यंग था। वह एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका का संपादक भी था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण था जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। एक अनुमान के अनुसार कि 1700 ईस्वी में यूरोप की कुल जनसंख्या 118 मिलियन थी, जो 1800 ईस्वी में बढ़कर 187 मिलियन तक पहुंच गई। जनसंख्या में हुई इस तीव्र वृद्धि के कारण अनाज व जीवन की आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ गई। इसलिए कृषि उत्पादन की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। फिर आता है मूल्य वृद्धि। कृषि क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण अनाज और अन्य खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि माना जाता है। इस मूल्य वृद्धि ने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे अधिक से अधिक उपज पैदा करें। इसके अलावा जो नगर के व्यापारी थे, वो भी गांव में कृषकों से भी अधिक धन कमाना चाहते थे। इसलिए मूल्य वृद्धि ने ही व्यापारी को भी कृषि कार्यों की ओर आकृष्ट किया, क्योंकि ये व्यापारी अपनी अतिरिक्त पूंजी को गांव में भूमि खरीदने पर लगाना चाहते थे, ताकि एक तरफ तो उन्हें आर्थिक फायदा हो और दूसरी तरफ उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। इन विभिन्न कारणों ने इंग्लैंड में कृषि क्रांति को प्रारंभ किया। अब हम ये देखेंगे कि इस कृषि क्रांति के दौरान प्रमुख रूप से कौन कौन से कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में सुधार हुए। जैसा कि मैंने पहले बताया, छात्र याद रखेंगे कि कृषि क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे भूमि के स्वामी नहीं थे। बाड़ाबंदी अधिनियम के पश्चात उनकी जमीनों को खरीद लिया गया था तथा वहाँ धनी जमींदारों अथवा बड़े कृषकों का बोलबाला था, जो अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर कृषि परिवर्तन लाने की इच्छा और क्षमता दोनों रखते थे। इन परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति विशेष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पहला नाम आता है रॉबर्ट वेस्टर्न का। उसने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है डिस्कोर्सेज ऑन हस्बेंड्री। इस पुस्तक में उसने बताया कि यदि भूमि में सलगम और तीनपत्तिया घास जैसी जड़ों वाली फसलों की खेती की जाए तो भूमि की से उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है तथा भूमि को खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे एक बड़ा लाभ यह होगा कि शीत ऋतु में पशुओं के लिए पर्याप्त घास और चारा भी प्राप्त होगा तथा पशुओं का वध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने इसके तरीकों में सुधार किया वो थे टाउनशेंड। यद्यपि रॉबर्ट वेस्टर्न ने फसलों को बदल बदल कर बोने की पद्धति बताई थी, लेकिन उनकी पद्धति लोगों में लोकप्रिय नहीं हो सकी।
फसलों को बदल बदल कर बोने की पद्धति को लोगों में या किसानों में लोकप्रिय करने का श्रेय टाउनशेंड को जाता है। उसने अपनी भूमि पर गेहूं, शलजम, जौ और तिनपतिया घास को बदल बदल कर बोने का प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि यह पद्धति कितनी ज़्यादा उपयोगी है। छात्र याद रखेंगे कि टाउनशेंड ने शलगम की फसल की उपयोगिता पर अत्यधिक बल दिया, जिसके कारण लोग उसे टर्निप टाउनशेंड भी कहते थे। इसके अलावा टाउनशेंड की एक महत्वपूर्ण देन ये थी कि उसने रेतीली और दलदली भूमि को भी उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने की विधि बताई, जो विधि उसने हॉलैंड से सीखी थी। इसके अलावा एक और व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो था जेथ्रो टुल। जेथ्रो टुल ने ड्रिल मशीन का आविष्कार किया, जो नालियां बनाती थी, बीज बोती थी तथा बीजों को उचित ढंग से ढकती थी। इसके पश्चात आर्थर यंग, उसने भी खेतों की बाड़ाबंदी करने पर जोर दिया, क्योंकि वह कृषि के आधुनिक ढंग के विकास के लिए खेतों की बाड़ेबंदी आवश्यक मानता था। इसी कारण आर्थर यंग को नवीन कृषि का पैगंबर भी कहा जाता है। फिर इंग्लैंड में बंजर और कृषि योग्य भूमि को भी बंजर और बेकार भूमि को भी कृषि योग्य बनाने पर जोर दिया गया। इस बात का पता हमें इस आंकड़े से चलता है कि 1696 ईस्वी में इंग्लैंड के पास लगभग 10 मिलियन एकड़ भूमि बंजर और बेकार पड़ी थी, जो समस्त इंग्लैंड के क्षेत्रफल का लगभग 25% भाग था। किंतु जब इस भूमि को उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया तो 19वीं शताब्दी के अंत तक घटकर इंग्लैंड में केवल 2 मिलियन एकड़ भूमि ही बंजर रह गई। कहने का मतलब है कि लगभग 8 मिलियन भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में बड़े बड़े कृषि फार्मों की स्थापना हुई। इन कृषि फार्मों की स्थापना से आधुनिक कृषि को प्रोत्साहन मिला तथा जो प्रसिद्ध कृषि फार्म है उसमें एक नाम आता है इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय का, जिन्होंने विंडसर में आदर्श कृषि फार्म स्थापित किया था तथा उसे कृषक राजा कहा जाता है। छात्र याद रख सकते हैं, इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज तृतीय, जिसने विंडसर में आदर्श कृषि फार्म स्थापित किया था और उसे कृषक राजा भी कहते थे। कृषि के अलावा पशुपालन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें पहला जिस व्यक्ति का नाम आता है वो आता है रॉबर्ट बैकवेल। उसने भेड़, घोड़ा, गाय आदि पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न किया। उसने भेड़ की एक विशेष नस्ल को पाला जिसे न्यू लिसेस्टर कहा जाता था। इसके कारण उसकी जो नई नस्ल थी, भेड़ की जो भार था उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। पहले जहां भेड़ का औसत भार 21 पौंड से अधिक नहीं होता था, अब इस नई नस्ल के कारण उसका वजन बढ़कर लगभग 60 पौंड हो गए, यानी 3 गुना वजन की भेड़ें प्राप्त हो गई। इसलिए उसके पशुओं के बारे में कहा जाता था, रॉबर्ट ब्लैकवेल के पशुओं के बारे में कहा जाता था कि उसके पशु इतने महंगे हैं कि उनको खरीदा नहीं जा सकता और इतने मोटे हैं कि उन्हें खाया नहीं जा सकता। रॉबर्ट बैकवेल के अलावा एक और व्यक्ति जिसका नाम चार्ल्स कोलिंग था, उसने बैलों की नस्ल सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके द्वारा बैलों की जो नस्ल विकसित की गई उसका नाम शॉर्ट थॉर्न था। इस प्रकार इंग्लैंड में पशुपालन के क्षेत्र में यानी भेड़ों और बैलों की नस्ल सुधारने में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंग्लैंड की इस क्रांति का
क्या प्रभाव पड़ा। हम अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कृषि क्रांति थी ये इंग्लैंड के अलावा यूरोप के अन्य देशों में भी आई थी, और जिस देश में सबसे लेट में पहुंची थी उसका नाम आता है स्पेन। अब जहाँ तक इस कृषि क्रांति के प्रभाव का प्रश्न है, इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़े। अधिकांश प्रभाव अच्छे थे, क्योंकि चूंकि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए इस क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। पहला और आसान से सोचने वाली बात है कि उत्पादन में वृद्धि होना, कि जब भूमि में, कृषि में नवीन उपकरणों का, मशीनों का, बीजों का, पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा तो नेचुरल है उत्पादन में वृद्धि होगी। क्योंकि यूरोप की जनसंख्या बढ़ रही थी और दूसरी तरफ उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, इसलिए भूमि की मांग तथा कृषि उपज के मूल्यों में भी वृद्धि हुई। इस क्रांति के कारण इंग्लैंड में छोटे छोटे जो किसान थे उनका अंत हो गया, क्योंकि इन लोगों के पास भूमि के छोटे टुकड़े होते थे और उनके पास धन की कमी थी। उनके पास नए खेतों के लिए औजार अथवा मशीनें खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता था, इसलिए मजबूरी में उन्होंने अपनी भूमि को बड़े बड़े जमींदारों के हाथों बेच दिया। अब जब भूमि छोटे किसानों के हाथों से निकल कर गई तो भूमि आ गई जमींदारों और व्यापारियों के हाथों में। इससे कृषि में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन हुआ, क्योंकि जब छोटे किसानों के लिए पूंजी के यानी धन के अभाव के कारण पूंजी लगाना संभव नहीं था, वहीं बड़े जमींदारों और व्यापारियों के लिए विशाल कृषि फार्मों पर आधुनिक ढंग से कृषि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि लगाना संभव था। इस प्रकार कृषि में बड़े पैमाने पर धन का प्रवेश हुआ। फिर जैसे कि मैंने पहले बताया कि बड़े पैमाने पर बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। इस पद्धति से किसानों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई, क्योंकि अब उनके पास भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में आय के साधन थे। इस व्यवस्था ने मध्यकालीन जो ग्राम समुदाय की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। ये एक इसका नकारात्मक प्रभाव है, बेरोजगारी और निर्धनता। इसका बुरा प्रभाव ये पड़ा कि इस व्यवस्था के कारण लोगों को बेरोजगारी और निर्धनता का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इस समय सामूहिक कृषि व्यवस्था समाप्त हो जाने से निर्धन कृषकों की दशा खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ खेतों में मशीनों का अधिक उपयोग होने से काश्तकारों को भी खेतों में काम नहीं मिलता था और वो बेरोजगार हो गए थे। भूमि की बाड़ेबंदी के कारण भी छोटे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। इसलिए इस व्यवस्था का एक प्रभाव बेरोजगारी और निर्धनता भी था। इंग्लैंड के पश्चात यह क्रांति यूरोप के अन्य देशों में गई तथा वहाँ के किसानों की दशा को सुधारने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक लास्ट पॉइंट है कि इस क्रांति ने यूरोप के विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। छात्र याद रखेंगे कि जैसे सबसे पहले कृषि क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई, वहीं कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में शुरू हुई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहित करती थी। औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं ने कृषि क्रांति को और कृषि क्रांति की आवश्यकताओं को औद्योगिक क्रांति ने पूरा किया। परस्पर दोनों क्रांतियों ने एक दूसरे को विकसित करने में सहयोग दिया। इसके साथ आज की एक क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।